हेलो एवरीवन, चलिए शुरू करते हैं हमारा नया टॉपिक फिक्स्ड इनकम। कैसे शुरू करेंगे? इस टॉपिक में बहुत सारे थ्योरेटिकल और बहुत सारे प्रैक्टिकल न्यूमेरिकल टॉपिक्स भी हैं। तो जहां थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं वहां पर हम अपने नोट्स का यूज़ कर लेंगे और जहां न्यूमेरिकल टॉपिक है वहां हम इलस्ट्रेशन बना के सॉल्व करेंगे। कोशिश करेंगे स्टडी मटेरियल के इंस्टीट्यूट के जो भी क्वेश्चंस है, इलस्ट्रेशन है, वो सारे कवर कर पाएँ। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट फीचर्स। क्यों पढ़ रहे हैं ये? बिकॉज बहुत ज़रूरी है हम स्पेसिफिक टर्म्स के बारे में समझें। ये टर्म्स हम आगे जहाँ जहाँ पर भी हम न्यूमेरिकल काम करेंगे या और कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट के बारे में समझेंगे वहाँ ये टर्म्स यूज़ करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द बेसिक टर्म्स विच आर यूज्ड फॉर फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। सो फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, सबसे पहले फिक्स्ड इनकम है क्या, और क्या फिक्स्ड इनकम के अलावा भी कोई और तरीके का इंस्ट्रूमेंट होता है? हाँ। तो जब कोई कंपनी, कोई बिजनेस किसी पर्सन, इन्वेस्टर से पैसा लेता है फॉर द पर्पज ऑफ बिजनेस, ये दो तरीके से पैसे लिए जा सकते हैं। वन इज इन द फॉर्म ऑफ शेयर कैपिटल एंड सेकेंड इज इन द फॉर्म ऑफ डेट। तो यहां जब आप शेयर कैपिटल के फॉर्म में पैसा लेते हैं अपने इन्वेस्टर से, तो यहां पर कोई फिक्स कमिटमेंट नहीं होता है। अगर बिजनेस में प्रॉफिट्स होंगे, हायर प्रॉफिट्स होंगे, तो इन्वेस्टर को प्रॉफिट्स के रिटर्न मिलेंगे, हायर रिटर्न्स मिलेंगे। और अगर बिजनेस ने लॉस किया है तो इन्वेस्टर को वो लॉस भी बेयर करना पड़ेगा। जबकि जब इन्वेस्टर डेट के फॉर्म में पैसा लगाता है तो डेट के केस में आपका बोरोअर, इस केस में हम बोरोअर बोलते हैं, जो बिजनेस है जिसने बोरो किया है पैसा, दैट बिजनेस विल बी कॉल्ड एज बोरोअर, और इशूअर ऑफ दैट इंस्ट्रूमेंट जिसके थ्रू उसने पैसा रेज किया है। तो यहां पर एक फिक्स कमिटमेंट होता है कि हम इस पैसे के अगेंस्ट में आपको कमिट करते हैं कि हम आपको एक फिक्स रिटर्न देते रहेंगे, और ये रिटर्न फिक्स पहले से ही, यानी कि एट द स्टार्ट ऑफ द एग्रीमेंट ही डिसाइड हो चुका होता है। तो अब ये एग्रीमेंट की जब हमने बात की, तो ये किस तरीके से ड्राफ्ट हो सकते हैं डेट एग्रीमेंट्स, ये जहां पर फिक्स्ड इनकम का कमिटमेंट किया गया। ये दो तरीके से एग्रीमेंट ड्राफ्ट हो सकते हैं। एक जहां पर प्राइवेट एग्रीमेंट है, यानी कि 1-to-1 एग्रीमेंट है, वन पर्सन जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है विल बी ट्रीटेड एज अ लेंडर, और सेकंड पर्सन जिसने, और बिजनेस जिसने पैसा रेज किया है, जिसने पैसा यूज किया है, दैट पर्सन विल बी कॉल्ड एज बोरोअर। ये प्राइवेट एग्रीमेंट क्यों है? जनरली बिकॉज इसमें जिसके पास राइट्स हैं, विच इज द पर्सन जिसने इन्वेस्ट किया है, तो वो पर्सन अपने राइट्स को जनरली दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता, ये रेस्ट्रिक्शन रहती है। इसीलिए ये जनरली लोन एग्रीमेंट के फॉर्म में होते हैं। सो यहां पर जनरली बोरोअर्स कौन होंगे? ये कंपनीज हो सकती है, इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं जो बिजनेस रन कर रहे हैं। लैंडर्स या इन्वेस्टर्स कौन होंगे? जनरली इसमें बैंक या फिर फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज लाइक एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो पैसा आपको लेंड करते हैं। सेकेंड केस जहां पर आपके डेट इंस्ट्रूमेंट है, फिक्स्ड इनकम का कमिटमेंट है, लेकिन ये नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में होंगे, और इन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट को जनरली बॉन्ड्स या डिबेंचर बोला जाता है। तो यहां पर ये जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, ये स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट्स है, और यहां पर इन्वेस्टर अपने इस एग्रीमेंट को, इस इंस्ट्रूमेंट को किसी दूसरे को भी ट्रांसफर कर सकता है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होगी। सो यहां पर बॉन्ड होल्डर ए अपने बॉन्ड्स को, बॉन्ड सेकेंड पर्सन, सेकेंड इन्वेस्टर को ट्रांसफर कर सकता है, जनरली फॉर अ कंसिडरेशन। तो यहां पर बोरोअर को क्या कहा जाएगा? जनरली बॉन्ड्स और डिबेंचर लीगली कॉर्पोरेट्स ही इशू कर सकते हैं। तो हम यहां पर कॉर्पोरेट जिसने बॉन्ड्स और डिबेंचर इशू किया है, हम उसको इशूअर बोल देंगे, और जिसने पैसा इन्वेस्ट किया है, जिसने पैसा लेंड किया है, हम उसको इन्वेस्टर के टर्म्स में बात करेंगे। तो हम यहां पर मेजरली जो वैल्यूएशन करने वाले हैं, इस टॉपिक में काम करने वाले हैं, वो रिलेटेड टू बॉन्ड्स एंड डिबेंचर होगा, रेदर देन दीज पर्सनल प्राइवेट एग्रीमेंट्स बिटवीन बोरोअर एंड लेंडर। तो जब वैल्यूएशन करना है, उनके रिस्क को एनालाइज करना है, तो हमें उनके टर्म्स समझना पड़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ सम टर्म्स रिलेटेड टू बॉन्ड्स। सबसे पहला टर्म जो यूज होगा दैट इज इशूअर। इशूअर कौन है? जिसने उस बॉन्ड या डिबेंचर को इशू किया है। ये कितने कैटेगरी के हो सकते हैं, क्या क्लासिफिकेशन हो सकता है? तो जनरली बॉन्ड इशूअर्स को दो क्लासिफिकेशन में रखा गया है। वन इज जहां पर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट से जैसे रिलेटेड या गवर्नमेंट जैसी कोई ऑर्गेनाइजेशन
उस बॉन्ड को इशू कर रही है, और दूसरा जहां गवर्नमेंट का कोई इंटरवेंशन, डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। सो जो गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इशू कर रही है, इनको पब्लिक सेक्टर बॉन्ड्स बोला गया है, पब्लिक सेक्टर इशूअर माना गया है। एंड द सेकेंड वन इज कॉल्ड एज प्राइवेट सेक्टर्स। नाउ पब्लिक सेक्टर में भी फिर सब क्लासिफिकेशन कर दिए। नेशनल गवर्नमेंट, इन केस ऑफ इंडिया इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इशू करती है, ट्रेजरी बिल्स इशू करती है थ्रू आरबीआई। सेकेंड, यहां पर स्टेट गवर्नमेंट्स और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि लोकल गवर्नमेंट है वो भी बॉन्ड्स इशू करती है, स्टेट गवर्नमेंट इन द फॉर्म ऑफ एसडीएल। यहां पर कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस भी है जो सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन कहलाती है। व्हाई? बिकॉज वो किसी एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल ज्यूरिसडिक्शन के बियॉन्ड काम करती है। एग्जाम्पल इज वर्ल्ड बैंक, जो अक्रॉस वर्ल्ड लोन देता है। एंड द फोर्थ सब क्लासिफिकेशन जो पब्लिक सेक्टर में है, दैट इज पीएससी, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस। नाउ ये पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस क्या है? जो डायरेक्टली गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते, पर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल, ओनरशिप में यहां पर भी है। सो इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं गवर्नमेंट इन ऑर्गेनाइजेशन के वर्क को भी, फाइनेंस को भी इंपैक्ट करती है। सो ये चार सब क्लासिफिकेशन हो गए। वन इज नेशनल, सेकेंड इज लोकल, थर्ड इज योर सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशन, एंड फोर्थ इज क्वाजी गवर्नमेंट एंटरप्राइजेस एंटिटीज, जहां पर गवर्नमेंट का कुछ कंट्रोल में इन्वॉल्वमेंट है। स्पेशल बात, जो नेशनल गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड इशूअर हैं, वहां पर जो बॉन्ड्स और डिबेंचर होंगे वो जनरली रिस्क फ्री माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहां पर इन गवर्नमेंट्स के पास में पावर्स है। किस चीज का पावर है? टैक्सेशन का पावर है, कि वो अपने एरिया में जहां तक उनका जुरिस्डिक्शन है वहां पर वो टैक्स लेवी कर सकती है ऑन इनकम और गुड्स एंड सर्विसेज एंड इन डिफरेंट वेज। तो पहला तो वो टैक्स के थ्रू अपने लिए सोर्स क्रिएट कर सकती है इन बॉन्ड्स को रीपे करने के लिए, इन बॉन्ड्स के ऊपर इंटरेस्ट कूपन पे करने के लिए। सेकेंड, इनके पास फिस्कल पावर है, स्पेशली इन केस ऑफ नेशनल गवर्नमेंट इनके पास फिस्कल पावर है। ये क्या कर सकती है? करेंसी इशू कर सकती है, उसके थ्रू भी अपने बॉन्ड्स जो इनके डेट ऑब्लिगेशन है ये पे हो सकते हैं। तो इसीलिए जनरली नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू इशू हुए हुए बॉन्ड्स को रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट माना जाता है इन अ पर्टिकुलर एरिया। in case of India, it will be government of India bonds will be treated as the risk free instruments. In case of private sector, दो तरीके के यहां पर इशूअर हैं। एक तो मेन हमारा कॉर्पोरेट जो खुद अपने लिए पैसा रेज कर रहा है, जो वो अपने बिजनेस के लिए यूज करेगा। देयर इज अनदर कॉर्पोरेट अनदर प्राइवेट सेक्टर इशूअर जिसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस एंटिटीज, एसपीई। अब ये एसपीई क्या है? एसपीई बेसिकली यहां पर क्या होगा कि एक इंटरमीडियरी स्पेशल पर्पस व्हीकल एक स्पेशल पर्पस के लिए क्रिएट होगा, और जब वो पर्पस खत्म हो जाएगा तो हम इस एसपीई को डिसॉल्व भी कर देंगे, लिक्विडेट भी कर देंगे। तो अब ये क्या है, ये हम पूरा बहुत डिटेल में हम डेट सिक्योरिटाइजेशन के टॉपिक में पढ़ेंगे, क्योंकि डेट सिक्योरिटाइजेशन में ये एसपीई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल और स्पेशल पर्पस एंटिटी है जो हमारे लिए डेट सिक्योरिटीज इशू करेगा। तो वहां पर लेंगे, तो यहां पर इसको अभी यहां पर रोक देते हैं। हम कॉर्पोरेट बॉन्ड और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पे ही बात करते हैं। तो हमने इशूअर समझा दो तरीके के, पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर जहां गवर्नमेंट या गवर्नमेंट जैसी कुछ ऑर्गेनाइजेशंस इशू कर रही है, प्राइवेट सेक्टर जहां नॉन गवर्नमेंट जिसमें गवर्नमेंट का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है वो इशू कर रहे हैं। नेशनल गवर्नमेंट इशूअर हो सकता है, लोकल गवर्नमेंट इशूअर हो सकता है, सुप्रा नेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हो सकती है, एंड क्वाजी गवर्नमेंट एंटिटीज हो सकती है। नेशनल गवर्नमेंट के बॉन्ड्स और डिबेंचर्स जनरली रिस्क फ्री माने जाएंगे, रीजन बीइंग दे हैव टैक्सेशन पावर्स एंड दे हैव फिस्कल पावर्स। नेक्स्ट इज मैच्योरिटी। अब हम एक एक करके टर्म पढ़ते हैं। देयर आर 10-11 टर्म्स जो हम देख रहे हैं यहां पर। मैच्योरिटी एंड टेन्योर माइंडेड, ये ड्यूरेशन टर्म से डिफरेंट है। अब ड्यूरेशन क्या है वो हम जब फिक्स्ड इनकम के रिस्क पार्ट को एनालाइज करेंगे वहां देखेंगे। यहां हम वर्ड यूज कर रहे हैं मैच्योरिटी एंड टेन्योर। नाउ व्हाट इज मैच्योरिटी डेट? मैच्योरिटी डेट वो डेट होगी जो स्टार्ट में इंस्ट्रूमेंट को इशू करते वक्त ही फिक्स कर दी जाएगी कि इस दिन पे हमारा इंस्ट्रूमेंट का टेन्योर कंप्लीट हो जाएगा और हम इस इंस्ट्रूमेंट का जो फेस वैल्यू है, जो इस इंस्ट्रूमेंट की वैल्यू है, वो हम आपको पे कर देंगे। सो इट इज द डेट ऑन विच फाइनल पेमेंट विल बी डन। Now what is tenure? Tenure is the time to maturity, कि भाई अब इस बॉन्ड को आज से कितना टाइम और बाकी है मैच्योरिटी डेट तक पहुंचने के लिए।
जनरली अगर किसी भी बॉन्ड का दो कैटेगरी में क्लासिफाई किया है, अगेन बॉन्ड को एक और तरीके से क्लासिफाई किया, जिन बॉन्ड का एट द टाइम ऑफ इशुएंस अगर उनका टेन्योर और टाइम टू मैच्योरिटी 1 ईयर या उससे छोटा होता है तो उसको कहा जाता है मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट, एमएमआई। और अगर किसी बॉन्ड या डिबेंचर का एट द टाइम ऑफ इशुएंस, अगेन ये जो चेक कर रहे हैं हम वो सिर्फ इशुएंस पे कर रहे हैं, इफ इट इज ग्रेटर देन 1 ईयर देन इट विल बी ट्रीटेड एज कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी। कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी को फिर से दो पार्ट में क्लासिफाई किया है, वेदर दे आर रिडीमेबल और इररिडीमेबल। रिडीमेबल मींस जहां आपको मैच्योरिटी डेट होगी और आपको उस डेट पे आपका बॉन्ड का फाइनल पेमेंट कर दिया जाएगा। इररिडीमेबल बॉन्ड को कई बार परपेचुअल बॉन्ड भी बोलते हैं, तो इस केस में कोई मैच्योरिटी डेट नहीं होगी और यहां पर बॉन्ड पे सिर्फ कूपन पे होगा और वो इनफाइनाइट तक पे होता रहेगा। तो यहां पर एक क्वेश्चन आता है कि अगर एक 10 ईयर का बॉन्ड है जो कि कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी हो गया, अब उसके 9 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अब 1 साल बचा है, तो क्या वो मनी मार्केट में कन्वर्टेड माना जाएगा? क्या वो मनी मार्केट सिक्योरिटी बन जाएगा? नो, इट इज द इशुएंस। एट द टाइम ऑफ इशुएंस वो ओरिजिनली 10 साल के टेन्योर का था, तो वो कैपिटल मार्केट सिक्योरिटी ही रहेगा। थर्ड टर्म इज फेस वैल्यू, पार वैल्यू और प्रिंसिपल, कुछ भी कह लीजिए, एक ही बात है। ये क्या अमाउंट है? ये वो अमाउंट है जो इशुअर ने कमिट किया है कि हम मैच्योरिटी डेट पे आपको ये एज अ फाइनल पेमेंट आपको पे कर देंगे। और ये इंस्ट्रूमेंट अगर वो फिजिकल फॉर्म में है तो उस इंस्ट्रूमेंट के ऑन द फेस, जैसे करेंसी का नोट होता है इन केस ऑफ इंडिया, अगर वो 500 रुपए का नोट है तो उस नोट के ऊपर 500 लिखा हुआ है। 100 रुपीज का नोट है तो उस करेंसी नोट पे 100 रुपीज लिखा हुआ है, तो ऑन द फेस जो वैल्यू लिखी गई है दैट इज कॉल्ड एज फेस वैल्यू। और जनरली यही वो वैल्यू होती है जो इशुअर कमिट करता है कि हम मैच्योरिटी डेट पे आपको ये रीपे कर देंगे। इसका एक और मेजर यूज है कि जो कूपन कमिट किया गया है, इंटरेस्ट, कि हम आपसे जो पैसा ले रहे हैं इस पे हम आपको इंटरेस्ट, फिक्स्ड इनकम जो पे करेंगे इन द फॉर्म ऑफ इंटरेस्ट। इक्विटी शेयर के केस में डिविडेंड कहा जाता है, फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट के केस में इंटरेस्ट कहा जाता है और कूपन कहा जाता है। ये कूपन इस फेस वैल्यू के रेफरेंस में होगा। सो लेट्स से अगर आपका कूपन रेट 8% है एंड आपकी फेस वैल्यू 1000 रुपीज है, so 1000 multiplied by 8%, that is your 80 rupees is the fixed income commitment of each year। जो भी उस बॉन्ड का टेन्योर होगा उसके हर साल के लिए 80 रुपए कमिटेड है। नेक्स्ट इज कूपन। अभी हमने जो बात की कूपन, इंटरेस्ट जो हम कमिट करते हैं एज अ इशुअर कि हम आपको इतना रिटर्न देंगे हर साल, फिक्स्ड रिटर्न देंगे। ये कूपन कितने तरीके के हो सकते हैं और क्या क्या फ्रीक्वेंसी हो सकती है? सो कूपन अगेन हमने, वैसे तो बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी है बट यहां अभी स्टार्ट के लिए हमने सिर्फ 3 कैटेगरी को हम डिस्कस कर रहे हैं। द फर्स्ट वन इज फिक्स्ड रेट बॉन्ड्स, सेकेंड वन इज वेयर द कूपन इज अ वेरिएबल रेट, जो फ्लक्चुएट होगी। कमिटेड है कि हम आपको फिक्स्ड इनकम देंगे, कूपन देंगे, पर वो खुद कितना होगा वो अगेन वेरी होता रहेगा। एंड वन मोर इज देयर दैट जहां पर कूपन एज अ पार्ट ऑफ सिंगल पेमेंट मिलेगा, यानी ओवर द टेन्योर आपको बार बार नहीं मिलेगा। जो पहले 2 क्लासिफिकेशन है फिक्स्ड रेट और वेरिएबल रेट, यहां पर आपको बार बार ड्यूरिंग द टेन्योर और टाइम टू मैच्योरिटी, जो आपका बॉन्ड का टेन्योर है, हर साल, हर एवरी 6 मंथ, एवरी क्वार्टर, जो कि स्पेसिफाइड फ्रीक्वेंसी होगी, वहां पर आपको पेमेंट मिलेगा। लेकिन जो लास्ट वाला पार्ट है, यहां पर आपको सिर्फ एक बार पूरे टेन्योर में बॉन्ड के एक बार ही आपको फाइनल पेमेंट के साथ में आपका एक कूपन पेमेंट होगा। सो फर्स्ट केस क्या है? फिक्स्ड रेट एट अ स्पेसिफाइड डेट, एंड दिस डेट कैन बी एनुअल, एट अ एनुअल फ्रीक्वेंसी, सेमी एनुअल, एवरी हाफ ईयर, एवरी क्वार्टर। सो ये पहले से डिसाइड होगी। जब हम बॉन्ड का जो एग्रीमेंट बनाएंगे, जिसको हम आगे बॉन्ड इंडेंचर बोलेंगे, उसमें ये फ्रीक्वेंसी फिक्स्ड पहले से मेंशन होगी और ये रेट भी मेंशन होगी कि हम इतने % का आपको कूपन पे करेंगे। यूनिफॉर्म पेमेंट एट अ फिक्स्ड इंटरवल। सेकंड केस, जो कि थोड़ा सा हम बहुत डिटेल में अभी तो थोड़ा ले रहे हैं, बाद में डिटेल में इसका वैल्यूएशन भी देखेंगे, किस तरीके से ऐसे बॉन्ड वैल्यू होते हैं।
वेरिएबल रेट एट अ स्पेसिफाइड डेट, यानी डेट्स तो फिक्स है, इट कैन बी अगेन एनुअल, सेमी एनुअल और क्वार्टरली, बट ये जो पेमेंट है, जो कूपन अमाउंट है, वो खुद फिक्स नहीं है, वो खुद वेरी होता रहेगा, फ्लक्चुएट होगा। सर ये पता कैसे चलेगा फिर कि ये कितना होगा? एग्जाम्पल, वैसे इनको एफआरएन भी बोल सकते हैं, फ्लोटिंग रेट नोट्स, और फ्लोटर्स भी बोलते हैं काफी लोग। यहां पर कूपन रेट होगा एमआरआर प्लस क्रेडिट स्प्रेड। नाउ क्वेश्चन कम इज व्हाट इज एमआरआर? एमआरआर इज मार्केट रेफरेंस रेट। व्हाट इज मार्केट रेफरेंस रेट? ये एक रेट होगी जो मार्केट के किसी बेंचमार्क को यूज करके, वो बेंचमार्क कितना रिटर्न दे रहा है उतना रिटर्न हम भी आपको देंगे। और जैसे जैसे मार्केट के बेंचमार्क के रिटर्न्स, व्हाटएवर बेंचमार्क बहुत सारे हैं, इंडिया के केस में इट इज माइबोर, पहले एक हुआ करता था LIBOR, लिबोर, एंड अभी हो गया है बैंक रेट। सो ये एमआरआर और भी बहुत सारे बेंचमार्क है। तो ये बेंचमार्क का जैसे जैसे रेट चेंज होगा वैसे वैसे हम भी अपना कूपन चेंज करेंगे। अगर बेंचमार्क का रेट इंक्रीज होगा तो हमारा कूपन भी इंक्रीज होगा, और बेंचमार्क का रेट डिक्रीज होगा तो हमारा भी रेट डिक्रीज होगा। अब ये बेंचमार्क का रेट क्यों इंक्रीज डिक्रीज होगा? इट विल डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई फोर्सेस ऑफ मनी, डिमांड ऑफ मनी एंड सप्लाई ऑफ मनी, उसके बेस पे आपके बेंचमार्क के रिटर्न चेंज होंगे, तो हमारे इस बॉन्ड के भी कूपन चेंज होते रहेंगे। प्लस अब जो बेंचमार्क का रिस्क है वो हमारे बॉन्ड का तो रिस्क है नहीं, हमारे बॉन्ड का रिस्क कम भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। अब ये रिस्क क्या है वो हम रिस्क पार्ट को सेपरेट, रिस्क मींस अनसर्टेनिटी, इजी कर देते हैं अनसर्टेनिटी का, हम कितना श्योर है कि हमारा ये जो रिटर्न है हम पे कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। अगर हमारे यहां पर श्योरिटी ज्यादा है, हमारा बिजनेस ज्यादा स्टेबल है, तो फिर ये नेगेटिव होगा। और अगर हमारा बिजनेस कम स्टेबल है, बेंचमार्क के कंपैरिजन में देयर आर, जो रिस्क है वो थोड़ी अनसर्टेनिटी है वो थोड़ी ज्यादा है, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एक्स्ट्रा कूपन और बढ़ा देंगे। तो इसीलिए यहां क्या कर दिया, एमआरआर प्लस क्रेडिट स्प्रेड। तो अगर आपकी रिस्क ज्यादा है तो आप थोड़ा सा रिटर्न एक्स्ट्रा देंगे। और ये जो क्रेडिट स्प्रेड होता है वो जनरली बेसिस पॉइंट में डिफाइंड होता है, जहां 1% इज इक्वल्स टू 100 बेसिस पॉइंट। तब थोड़ा सा समझ लेते हैं, कुछ न्यूमेरिकल एग्जाम्पल ले लेते हैं पहले, है ना। सो न्यूमेरिकल एग्जाम्पल में पहला एग्जाम्पल, अगर ये फिक्स्ड कूपन बॉन्ड है 8% एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड, if it is having and face value is 1000, तो यहां पर अगर एनुअल फ्रीक्वेंसी डिफाइंड हुई है एग्रीमेंट के अंदर, तो यहां पर एट ईच ईयर एंड हम यहां पर अपने इन्वेस्टर को, इशूअर अपने इन्वेस्टर को कितने परसेंट कूपन देगा, 80 रुपीज एट द एंड ऑफ ईच ईयर। सेकेंड केस, अगर फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल डिफाइन हुई है, तो उस केस में एवरी सेमी एनुअल 1000 मल्टीप्लाइड बाय 8% इंटू 1/2, देयर आर 2 सेमी एनुअल इन ईच ईयर, सो देयर विल बी 40। एंड अगर ये क्वार्टरली डिफाइन हुआ है, इट विल बी 1000 इंटू 8% इंटू 1/4 विल बी इक्वल्स टू 20 रुपीज। नाउ लेट्स गो फॉर फ्लोटिंग रेट बॉन्ड, XYZ लिमिटेड floating rate note with a coupon of MIBOR plus 200 basis points. What it means, जो भी MIBOR होगी उसमें 2% एक्स्ट्रा पे करेंगे। लेट्स से इट्स एनुअल फ्रीक्वेंसी है, कुछ डेट्स के साथ एग्जांपल ले लेते हैं। इशू डेट इज 1/1/25, so first interest payment IP date will be 31st of December 25। यहां पर जो माइबोर यूज की जाएगी, जो माइबोर यूज की जाएगी 1 ईयर माइबोर, 1 ईयर पीरियड की जो माइबोर रेट है, मार्केट बेंचमार्क रेट है, वो यूज की जाएगी। अब ये माइबोर कैसे डिसाइड होगी हम आगे फाइन करेंगे जब हम बेंचमार्क्स के बारे में बात करेंगे, इंडेक्सेस के बारे में बात करेंगे।
तो यहां पर ये एक मार्केट रेट है, अभी के लिए हम ये अज्यूम कर लेते हैं, जो मार्केट का कोई बेंचमार्क यूज किया जाएगा एज अ बेस। इंटरेस्ट पेमेंट के जो टेन्योर है उसके बिगिनिंग में जो माइबोर है वो यूज की जाएगी हमारे उस इंटरेस्ट पेमेंट, उस पीरियड के इंटरेस्ट के लिए। सो अगर आईपी डेट 31 है तो माइबोर डेट 1/1/25 को जो माइबोर होगी, 1/1/25 को जो माइबोर है, लेट्स से माइबोर इज 7%, 1/1/26 को 8% एंड 1/1/27 को 6% है। पहला इंटरेस्ट पेमेंट विल बी डन ऑन 31 ऑफ दिसंबर 25। इस केस में इंटरेस्ट रेट और कूपन रेट क्या यूज करेंगे हम, 7% यानी जो माइबोर स्टार्ट में थी प्लस 2% यानी कि 9%। सो 9% इंटरेस्ट ऑन 1000 रुपीज विल बिकम 9% रुपी ऑन 1000 रुपीज विल बिकम 90 rupees. Second interest payment IP date will be your 31st December 26. सेकेंड ईयर एंड हो गया। सेकेंड ईयर एंड पे हम अगेन कौन सा कूपन पे करेंगे, जो इस सेकेंड ईयर के बिगिनिंग पे माइबोर थी जो कि 8% है, प्लस 2% दैट इज योर 10%। सो हम पे करेंगे कूपन 100 रुपीज। नेक्स्ट कूपन डेट विल बी 31 December 27, 6% प्लस 2% यानी कि 8%। एंड नाउ इस साल हम कूपन कितना पे करेंगे, 80 रुपीज। अगर ये फ्रीक्वेंसी सेमी एनुअल है तो उस केस में हम यहां पर माइबोर 1 ईयर की जगह क्या यूज करेंगे, 180 डेज की माइबोर यूज करेंगे और एवरी 6 मंथ का पेमेंट हो जाएगा। क्वार्टरली है तो हम 90 डेज का माइबोर यूज कर लेंगे। अब ये 90, 180, 270, 360 क्यों है, ये हम आगे जाके जब इंडेक्सेस पढ़ेंगे तब हम जो फिक्स्ड इनकम बेंचमार्क्स वगैरह हैं वो पढ़ेंगे, उसमें हम देखेंगे। सो आई होप फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स एंड फिक्स रेट बॉन्ड में डिफरेंस समझ में आया। फ्लोटिंग रेट बॉन्ड है, स्टिल इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट। रीजन बीइंग इनकम तो फिक्स है, हाँ इनकम का अमाउंट चेंज हो रहा है, इनकम का अमाउंट चेंज हो रहा है। इक्विटी के केस में इनकम ही फिक्स नहीं है, अगर प्रॉफिट नहीं होगा तो कंपनी डिविडेंड नहीं दे सकती है। पर यहां पर अगर कंपनी के पास में प्रॉफिट नहीं भी है तो भी इंटरेस्ट एक चार्ज है जो कंपनी को पे करना ही पड़ेगा अपने इन्वेस्टर को। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज इन्वेस्टर को कंफर्म है कंपनी प्रॉफिट करे, हायर करे, लोअर करे और लॉस करे, उसको तो इनकम मिलेगी मिलेगी। हाँ वो इनकम वेरी हो सकती है, इंक्रीज डिक्रीज हो सकती है, पर कभी भी जीरो नहीं होगी। सो लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट पार्ट। ऑफ कोर्स रिमोट केस की बात नहीं करते जहां कंपनी इंसॉल्वेंट हो रही है, उनके पास देने के लिए पैसे नहीं, हम उसकी बात नहीं कर रहे हैं अभी। नेक्स्ट इज जहां पर बॉन्ड का जो कूपन है वो एक सिंगल पेमेंट के तौर पे मिलेगा। मे बी बॉन्ड इज ऑफ 10 ईयर्स, स्टिल पेमेंट तो हम एक ही करेंगे पूरे टेन्योर का, 10 ईयर्स के टेन्योर का, along with the maturity, यानी जब हम फाइनल पेमेंट करेंगे तभी कूपन पे करेंगे। ऐसे बॉन्ड्स को जनरली डीप डिस्काउंट बॉन्ड्स या जीरो कूपन बॉन्ड्स बोल देते हैं, और ये जीरो कूपन बॉन्ड्स में जो इश्यू होगा वो उस फाइनल मैच्योरिटी वैल्यू से कम में होगा। तो वो जो डिफरेंस है इश्यू प्राइस और जो मैच्योरिटी वैल्यू है, जो आपने जब बॉन्ड इश्यू किया था तो इन्वेस्टर से जो लिया था, मे बी लेट्स से 1 लाख रुपीस का बॉन्ड है तो आप इन्वेस्टर से सिर्फ कितना लेंगे, 60,000, एंड जब आप उनको पे करेंगे तो 1 लाख पूरा पे करेंगे, तो वो जो 40,000 का डिफरेंस आपने एक्स्ट्रा पे किया, दैट बिकम्स ए क्यूमुलेटिव कूपन फॉर द कंप्लीट टेन्योर ऑफ दैट बॉन्ड। सो लेट्स गो फॉर नेक्स्ट पार्ट, सीनियरिटी। नाउ यहां पर डिपेंड करता है, कई बार क्या होता है कि सारे डेट ऑब्लिगेशन, कंपनी को बार बार पैसे की जरूरत होती है तो बार बार बॉन्ड्स इशू करती है, इक्विटी भी कर सकती है, पर हम यहां बॉन्ड की बात करें तो बॉन्ड भी बार बार इशू होता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि जब रीपेमेंट का टाइम आएगा या लिक्विडेशन होगा तो पहले किसको पेमेंट होगा, जो सबसे पहले इशू हुआ है या जो सबसे लास्ट इशू हुआ है या किसको। तो यहां पर क्या होता है कि जो कंपनी बॉन्ड इशू करते वक्त ऑफर डॉक्यूमेंट इशू करती है, उस ऑफर डॉक्यूमेंट में पहले से लिख के देती है कि इस बॉन्ड का क्या पोजीशन रहेगा पेमेंट स्ट्रक्चर में। ये सबसे सीनियर यानी कि सिक्योर्ड रहेगा, सिक्योर्ड है, अनसिक्योर्ड में भी सीनियर है या जूनियर है। तो ये एक तरीके की रैंकिंग सेट करेगा, और जो जितना रैंक में हायर लेवल पे होगा उसको उतना ही पेमेंट पहले मिलेगा, और जो जितना
रैंकिंग में लोअर लेवल पे होगा उसका पेमेंट वंस ये ऊपर वाले जितने भी रैंक पे लो डेट होल्डर है उनका सारा पेमेंट अगर पेमेंट सेटिस्फैक्टरी हो गया है और कंप्लीट पेमेंट हो गया है देन ओनली उसी को पेमेंट होगा। हां, कंप्लीट डेट पेमेंट के बाद ही इक्विटी होल्डर का भी नंबर आएगा। सो सीनियरिटी और प्रायोरिटी ऑफ रीपेमेंट, किसको कितना इंपॉर्टेंस मिलेगा, किसको कितना प्रायोरिटी मिलेगा, रैंकिंग होगी। सो अगेन ये रिस्क को भी डिफाइन करने में काम आएगा, बिकॉज जो जितना ज्यादा सीनियर होगा उसकी रिस्क उतनी कम होगी और जो जितना नीचे आएगा रैंक में, लोअर लेवल पे आएगा, उसकी रिस्क भी उतनी बढ़ जाएगी। नेक्स्ट, कॉन्टिजेंसी प्रोविजन। नाउ व्हाट आर दीज कॉन्टिजेंसी प्रोविजंस? ये कॉन्टिजेंसी प्रोविजन जनरली बॉन्ड्स के अंदर जो लीगल एग्रीमेंट है उसके अंदर कुछ स्पेशल क्लॉजेस डाल दिए जाते हैं। हमेशा होंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ऑप्शन फ्री बॉन्ड्स भी हो सकते हैं, विद ऑप्शन बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। ये जनरली एम्बेडेड ऑप्शंस के तौर पे बनते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय एम्बेडेड ऑप्शन एंड अटैच्ड ऑप्शन, हाउ दे आर डिफरेंट? अटैच्ड ऑप्शन वो होते हैं जो बॉन्ड्स और वो ऑप्शन बॉन्ड से सेपरेट हो जाएगा और वो मार्केट में एज अ सेपरेट सिक्योरिटी ट्रेड होगा। एग्जांपल इज वारंट्स, हम आगे डिस्कस करेंगे, पर अभी एम्बेडेड ऑप्शन पे आते हैं। एम्बेडेड ऑप्शन वो है जो बॉन्ड के साथ में हमेशा इनबिल्ट उसी के साथ रहेगा, अटैच उसके साथ में, वो उससे अलग कभी भी नहीं होगा। ये कुछ क्लॉजेस है। ऑप्शन मींस राइट बट नॉट ऑब्लिगेशन। आपके पास राइट है, आप चाहो तो एक्सरसाइज करो, यू हैव अ चॉइस, यू मे से आई डोंट वांट टू एक्सरसाइज, जिसके पास भी ये चॉइस है। तो अब क्वेश्चन आता है ये चॉइस कितने तरीके की हो सकती है। हम आगे इसको बहुत डिटेल में डिफाइन करेंगे, वैल्यूएशन भी करेंगे। अभी के लिए ये 3 तरीके के ऑप्शंस हम बात करते हैं, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन एंड कन्वर्जन ऑप्शन। थोड़ा शॉर्ट में डिफाइन करते हैं, आगे बहुत डिटेल में है। कॉल ऑप्शन के केस में इशुअर इज हैविंग ए राइट, यानी जिसने बॉन्ड इशू किया, जिसने पैसे लिए हैं, उसके पास एक राइट है। व्हाट इज दिस राइट? टू कॉल दी बॉन्ड बैक फॉर अर्ली रिडम्पशन। 10 साल का बॉन्ड है और अगर कॉल ऑप्शन 3 साल के बाद का लिखा हुआ है तो 3 साल के बाद में बॉन्ड इशुअर जाके क्या कह सकता है अपने होल्डर्स को, इन्वेस्टर्स को, कि नाउ आई वांट टू डिसकंटिन्यू दिस एग्रीमेंट, प्लीज पे गिव दिस बॉन्ड बैक, और मैं आपको आपका पैसा रिटर्न करता हूं। और एक बार अगर आपने एक्सरसाइज कर लिया और पैसा रिटर्न कर दिया, उसके बाद का फर्दर कूपन पेमेंट का आपका ऑब्लिगेशन एज अ इशुअर भी खत्म हो जाएगा। सेकेंड इज पुट ऑप्शन एंड कन्वर्जन ऑप्शन। ये दोनों ऑप्शन किसके पास होंगे? इन्वेस्टर्स के पास होंगे। पहले बात करते हैं पुट ऑप्शन की बात, यानी कि होल्डर्स के पास, जिन्होंने पैसा लगाया, यानी उनको कूपन तो मिल ही रहा है, उनको रिडम्पशन का अमाउंट भी मिलेगा, उनके उसके साथ में एक एक्स्ट्रा अटैच्ड, एक एक्स्ट्रा एम्बेडेड ऑप्शन है, चॉइस है उनके पास में, राइट है, ऑब्लिगेशन नहीं है, जरूरी नहीं है, मना कर सकते हम ये एक्सरसाइज नहीं करना चाहते। पुट ऑप्शन, टू पुट द बॉन्ड फॉर अर्ली रिडम्पशन। यहां पर इन्वेस्टर के पास राइट है कि जी आपका बॉन्ड वापस ले लो, हमारे को हमारा पैसा दे दो, एक बार पैसा दे दो, आगे कूपन देने की जरूरत नहीं है। अर्ली रिडम्पशन, 10 साल का बॉन्ड है, 3 साल का पुट ऑप्शन, 3 साल के बाद पुट ऑप्शन है, तो 3 साल के बाद ही इन्वेस्टर आके क्या बोल सकता है? मुझे मेरा पैसा रिटर्न कर दीजिए। कन्वर्जन ऑप्शन इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। यहां पर बॉन्ड होल्डर के पास ऑप्शन होगा बिफोर मैच्योरिटी कि आप और एट द मैच्योरिटी आके अपना बॉन्ड दे दें, और उसके बदले में फिर पैसा नहीं मिलेगा, उसके बदले में उसको इक्विटी शेयर मिलेगा। और जब तक वो इक्विटी शेयर कन्वर्ट नहीं हुआ है तब तक उस होल्डर को, उस इन्वेस्टर को इंटरेस्ट देंगे, कूपन, और एक बार वो इक्विटी कन्वर्ट हो गया तो जो इक्विटी पे डिविडेंड मिलेगा, मिला या ना मिला, जो भी होगा वो उसको रिटर्न के तौर पे मिलेगा। सो ये कुछ कंटिजेंसी प्रोविजन है। कंटिजेंसी प्रोविजन हर बॉन्ड के साथ में होंगे ऐसा जरूरी नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक इज ईल्ड। ईल्ड, दिस टर्म ईल्ड, ईल्ड का मतलब क्या है? तो यहां पर हम 2 टर्म्स को यूज करेंगे। वन इज कॉल्ड एज करंट ईल्ड, सेकेंड इज कॉल्ड एज YTM, ईल्ड टू मैच्योरिटी। ये इंपॉर्टेंट है। करंट यील्ड एक छोटा सा सिंपल सा फॉर्मूला है, इट्स अ सिंपल रिटर्न, जहां पर हम एक बॉन्ड की बात करते हैं। अगेन एक इलस्ट्रेशन ले लेते हैं। इट्स अ 10% एनुअल कूपन पेइंग बॉन्ड विथ फेस वैल्यू ऑफ ₹500, trading at, and it is already running in the market, trading at 520 rupees.
नाउ यहां पर जब हम करंट यील्ड निकालते हैं, it is the annual coupon, what return every year investor is getting in form of cash divided by what he is investing. So it's actually giving a profit per year, per annum number on a norm without compounding effect. For it's just taking 1 year time into consideration upon bond price multiplied by 100. So annual coupon will be equals to 10% as a percent of what? 500, 520. It's 500 face value. 550 rupees. It's 50 on 520 multiplied by 100 gives you, that is the current yield. $50 divided by 520 is equals to 9.6154% per annum. So this is the return investor is getting on his investment of 520 if he invests in the bond today every year on an annual basis. First is your current yield. Now second term is YTM, yield to maturity. Yield to maturity. Assuming everyone knows the concept of time value of money and the process to use this financial calculator. So what is yield to maturity? It is IRR, internal rate of return, for investing in the bond. So what is internal rate of return? If it is the time series, if let's say the tenure is 4 years. So what will happen if an investor wants to invest in this bond? He has to pay 520 as the outflow. And how much he is going to get as inflow? 50 rupees, 50, 50, 50 plus at the end 500 rupees as the face value or the par value. What is the internal rate of return inbuilt into these inflows and outflows, that is in these cash flows? So what is the internal rate of return? That is the question mark. Now how we are going to calculate this yield? We have time values keys N, IY, PV, PMT and FV. So we will input 4 values and we'll calculate the last one. So N is 4, PMT is 50, FV is your 500, PV is negative 520 and this is your what you have to compute. So let's go for it. 4N, 520 negative, PV, 50 positive and 50 positive in FV. Compute IY, we got a return of 8.7715%. Now what this 8.7715 shows? This is your YTM of the bond. What it shows? It shows that if you hold as an investor bond for entire 4 years, number one condition. If you receive all the committed cash flow from issuer, that is 50, 50, 50 for 4 years and 500 at the end. Third, if you reinvest these intermediate inflows at the same rate, that is 8.7715%, then you will receive an annualized return of 8.77% after considering the compounding effect also. That is the concept of IRR. क्या मतलब हुआ कि हमें ये जो पैसे रिसीव हुए हैं, अगर हम बॉन्ड को पूरे टेन्योर तक होल्ड करेंगे, टाइम टू मैच्योरिटी, कंप्लीट मैच्योरिटी डेट, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यील्ड टू मैच्योरिटी, मैच्योरिटी तक होल्ड करने पे ही ये रिटर्न माना जाएगा हमारा, इस एजम्पशन के साथ में। नंबर वन। नंबर टू, इशूअर ने जो जो कमिटमेंट किए हैं कूपन और प्रिंसिपल के पेमेंट का, पार वैल्यू के पेमेंट का, वो उसने कमिटमेंट फुलफिल किए हैं, यानी कहीं डिफॉल्ट नहीं किया है। एंड थर्ड, ये जो हमें T1 पे फर्स्ट ईयर के एंड पे 50 रुपए, T2 यानी कि सेकंड ईयर के एंड पे 50 रुपए है, इसको भी हमने री इन्वेस्ट कर दिया है। और एट द एंड अगर फोर्थ ईयर तक हम बात करेंगे तो एनुअलाइज्ड बेसिस पे विथ कंपाउंडिंग इफेक्ट
करंट यील्ड में कंपाउंडिंग इफेक्ट नहीं था, यहां पर कंपाउंडिंग इफेक्ट के साथ में हमें कितना रिटर्न मिलेगा, 8.7715%. दैट इज कॉल्ड एज यील्ड टू मैच्योरिटी. दैट इज द फाइनल रिटर्न व्हाट यू हैव जनरेटेड फ्रॉम दिस बॉन्ड. और आगे डिटेल में हम जब करेंगे वैल्यूएशन में देखेंगे. सो आई होप यील्ड टू मैच्योरिटी एवरीवन गॉट इट, एंड अज्यूमिंग दैट सभी को टाइम वैल्यू कीज यूज करना आता है हमारे फाइनेंशियल कैलकुलेटर में. सो इट इज द इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कैलकुलेटेड यूजिंग बॉन्ड प्राइस एंड द एक्सपेक्टेड कैश फ्लो टिल मैच्योरिटी. अज्यूमिंग all promised cash flows are paid. Number 2, investor will hold the bond till maturity. बीच में सेल करेंगे तो ये रिटर्न नहीं होगा, ये रिटर्न तभी जनरेट होगा जब आप एंड टू एंड तक होल्ड करेंगे. एंड लास्ट, जितने भी बीच में आपको कैश फ्लो जनरेट हुए वो सब आपने री इन्वेस्ट किए हैं. दैट इज द अजम्पशन ऑफ IRR. कि IRR में ये हम एज्यूम करते हैं कि इंटरमीडिएट कैश फ्लोज पे भी आप वापस वही रिटर्न जनरेट कर पा रहे हैं मार्केट में. सो आई होप यील्ड टू मैच्योरिटी का कॉन्सेप्ट भी डन हुआ. और आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, यील्ड कर्व. नाउ व्हाट इज एन यील्ड कर्व? जब एक इशुअर, सिंगल इशुअर, नॉट मल्टीपल इशुअर, के सेम फीचर्स के आइडेंटिकल फीचर जो अभी पढ़े हमने, इसमें पीरियोडिसिटी यानी फ्रीक्वेंसी, कूपन रेट, ये सब चीजें कंसिडर होगी. कोई अलग तरीके का कॉन्टिजेंसी प्रोविजन नहीं है. सेम फीचर्स के साथ में एक चीज को छोड़ के अलग अलग टाइम टू मैच्योरिटी के, यानी अगर XYZ लिमिटेड है तो उसका 1 ईयर, उसका 2 ईयर, उसका 3 ईयर, उसका 5 ईयर एंड सो ऑन, जितने भी टाइम टू मैच्योरिटी के बॉन्ड्स उस कंपनी ने इशू किए हैं जो सेम फीचर्स के साथ में है, उनके अगर YTM को, जो अभी हमने कैलकुलेट किया, उसको अगर हम डायग्रामेटिकली प्रेजेंट करें, दैट प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड एज यील्ड कर्व. कंडीशन, सेम इशुअर, सेम आइडेंटिकल फीचर्स, different time to maturity, and it's a relationship between time to maturity and yield, YTM. इनको जब प्रेजेंट किया जाता है तो ये क्या बन जाता है, हमारा यील्ड कर्व. सो अब ये यील्ड कर्व क्या सिर्फ लेफ्ट टू राइट अपवर्ड होगा? डाउनवर्ड भी हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है. ये अपवर्ड राइट, ये लेफ्ट टू राइट अपवर्ड, फ्लैट एंड इन्वर्टेड. जो डाउनवर्ड जाएगा उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वर्टेड भी हो सकता है. जब अपवर्ड रहता है कर्व तो ये क्या शो करता है कि 1 ईयर का जो रिटर्न है अगेंस्ट दी 5 ईयर रिटर्न, 5 ईयर लॉन्ग टर्म बॉन्ड्स पे इन्वेस्टर को ज्यादा रिटर्न्स चाहिए. और अगर ये इन्वर्टेड है, जो कि रेयर फिनोमेना होगा, 1 ईयर के रिटर्न इन्वेस्टर को ज्यादा चाहिए, जबकि 5 साल का अगर वो बॉन्ड होल्ड कर रहा है तो वो कम रिटर्न में भी सेटिस्फाइड है. फ्लैट के केस में क्या होगा, 1 ईयर हो या 5 ईयर हो, इन्वेस्टर को टाइम टू मैच्योरिटी का कोई इंपैक्ट नहीं है, वो इक्वल रिटर्न ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहा है. हां, इस यील्ड कर्व का एक और भी यूज होता है. क्या यूज होगा इस यील्ड कर्व का? इस यील्ड कर्व के सामने हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी के बॉन्ड्स का भी यील्ड कर्व प्रेजेंट कर देते हैं. एक किसी भी कंपनी, XYZ कंपनी के यील्ड कर्व के सामने हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बॉन्ड का भी, सिक्योरिटीज का भी यील्ड कर्व प्रेजेंट करते हैं. पैरेलल, इट्स नॉट पैरेलल, एक साथ में, एक ही डायग्राम में. ये पैरेलल होगा ऐसा जरूरी नहीं है. और ये दोनों यील्ड कर्व में ऑफ कोर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी का यील्ड कर्व बॉन्ड के यील्ड कर्व से नीचे ही होगा. रीजन क्यों नीचे होगा? क्योंकि ये रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है, और जहां रिस्क फ्री इंस्ट्रूमेंट है वहां रिस्क नहीं है तो इन्वेस्टर के एक्सपेक्टेशन भी कम होंगे. जबकि एक्स लिमिटेड एक रिस्की इन्वेस्टमेंट है, वहां गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से तो ज्यादा ही आप बॉन्ड के से रिटर्न से तो ज्यादा ही एक्सपेक्ट करेंगे. ये जो डिफरेंस है दोनों यील्ड कर्व के बीच में किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे, इस डिफरेंस को ही हम आज से एक नया टर्म देते हैं, दैट इज कॉल्ड एज क्रेडिट स्प्रेड. व्हाई इट इज क्रेडिट स्प्रेड? इट इज द एक्स्ट्रा स्प्रेड, एक्स्ट्रा रिटर्न ओवर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिक्योरिटी YTM. व्हाई bond is having that extra return? Because this corporate bond is having credit risk. What do you mean by credit risk? Credit risk का मतलब यह है कि अगर मैं इन्वेस्टर हूं और जिस इशुअर को मैंने पैसे दिए हैं, अनसर्टेनिटी है कि वो अपने डेट ऑब्लिगेशन को इन द फॉर्म ऑफ कूपन पेमेंट एंड प्रिंसिपल पेमेंट मीट आउट कर पाएगा या नहीं कर पाएगा.
ये जो अनसर्टेनिटी है, जो क्रेडिट पे है, जो हमने पैसा दिया है, लोन का पैसा दिया है, वो जो अनसर्टेन है, उस रिस्क को ही हम क्या बोलते हैं? क्रेडिट रिस्क। और क्योंकि एज अ इन्वेस्टर मैंने एक्स्ट्रा रिस्क लिए, तो मुझे थोड़ा सा प्रीमियम चाहिए। दैट प्रीमियम ओवर द रिस्क फ्री बॉन्ड रिटर्न इज कॉल्ड एज क्रेडिट स्प्रेड। सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। बॉन्ड इंडेंचर। व्हाट इज दिस टर्म बॉन्ड इंडेंचर? इंडेंचर, बॉन्ड इंडेंचर इज नथिंग बट एज द लीगल कॉन्ट्रैक्ट। वो जो कॉन्ट्रैक्ट दोनों इश्यूअर और इन्वेस्टर के बीच में साइन हुआ है, ये प्राइवेट है तो लोन एग्रीमेंट कहलाएगा, और प्राइवेट नहीं है तो ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट के फॉर्म में है तो ये बॉन्ड्स एंड डिबेंचर कहलाएगा। क्या लिखा होगा इसके अंदर? वो सारे फीचर्स लिखे होंगे जो अभी हमने डिस्कस किए। कौन इशूअर है, उसके क्या ऑब्लिगेशन है, बॉन्ड का फॉर्म क्या है, वो डिबेंचर के फॉर्म में है या वो प्राइवेट एग्रीमेंट के फॉर्म में है, राइट्स क्या है एज अ इन्वेस्टर, एज अ बॉन्ड होल्डर मेरे पास में क्या राइट्स हैं, अगर पैसा नहीं दिया तो मैं क्या कर सकता हूं, क्या क्या अपने राइट्स एक्सरसाइज कर सकता हूं, मुझे कब कूपन मिलेगा, कितना कूपन मिलेगा, कब प्रिंसिपल मिलेगा, किस तरीके से मिलेगा, वो सब कुछ लिखा होगा। सोर्सेज ऑफ रीपेमेंट, इशूअर जिसने पैसा रेस किया है इन्वेस्टर से और बिजनेस में यूज किया है, अब इस पैसे का रीपेमेंट और इस पे जो कूपन है वो कैसे पे होगा, वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। एनी अदर कमिटमेंट मेड बाय इशूअर टू बॉन्ड होल्डर, एज एग्जांपल इज पुट ऑप्शन, एग्जांपल इज कन्वर्जन ऑप्शन, दैट कॉन्टिजेंसी प्रोविजन, और भी कोई अगर कमिटमेंट किया है इन द फॉर्म ऑफ कोवेनेंट्स, दीज आर कॉल्ड एज कोवेनेंट्स। आगे पढ़ते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोवेनेंट्स। दीज कंडीशंस आर कॉल्ड एज कोवेनेंट, कि भाई बॉन्ड होल्डर का हर क्वार्टर में एक मीटिंग जरूर ऑर्गेनाइज करवाया जाएगा, दैट इज ऑल्सो ए कंडीशन। कंपनी अपना इंटरेस्ट कवरेज रेशियो या डेट सर्विस रेशियो, कवरेज रेशियो, ये इतने लेवल पे मेंटेन करेगी, वो सारे कमिटमेंट भी इस इंडेंचर में लिखे हुए होंगे इन द फॉर्म ऑफ एग्रीमेंट क्लॉजेस। और भी अगर कोई चार्ज क्रिएट किया है, कोई एसेट एज अ कोलेटरल बॉन्ड होल्डर्स को दी जा रही है, वो भी इसके अंदर मेंशन होगा। सो इन ऑल, everything which is defining the relationship between issuer and investor is being mentioned in this agreement, and this agreement, legal agreement, is called as bond indenture. Next, sources of repayment. बस हमारे पास अब कुछ ही टॉपिक बाकी है। sources of repayment. In case of national government, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, they have power of taxation, they have power of fiscal power of issuing the currency also. लोकल गवर्नमेंट्स, लोकल और रीजनल गवर्नमेंट अगेन टैक्स रेवेन्यू सोर्सेज बन सकते हैं, बिकॉज दे आल्सो हैव पावर टू कैलकुलेट, टू लेवी टैक्स विद इन देयर जुरिस्डिक्शन। एंड सेकेंड, फ्रॉम द इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन द फॉर्म ऑफ टोल टैक्स और टोल फी, दे आल्सो चार्ज money from the user of those infrastructure projects. Corporate bonds. कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में अब ये डिपेंड करेगा जो कॉर्पोरेट बॉन्ड जो इशूअर है उसने किस तरीके का बॉन्ड इशू किया है, इफ इट इज अनसिक्योर्ड और इट इज सिक्योर्ड बॉन्ड। इफ इट इज ओनली अनसिक्योर्ड बॉन्ड, ये जनरली वही कॉर्पोरेट इशू कर पाएंगे जिनकी क्रेडिट वर्दीनेस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। उस केस में जो इशूअर है वो जो अपने रेवेन्यू से कैश जनरेट कर रहा होगा ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से, प्रोडक्शन एंड सेल से, दैट विल बिकम द सोर्स फॉर रीपेमेंट ऑफ कूपन एंड प्रिंसिपल टू द बॉन्ड होल्डर। बट जहां पर इशूअर की थोड़ी क्रेडिट वर्दीनेस में इश्यूज है, जहां प्रॉब्लम है, वहां पर जनरली बॉन्ड होल्डर एक एक्स्ट्रा कुशन मांगते हैं कि भाई अगर कभी नहीं दे पाए तो फिर हमारे पास में क्या सिक्योरिटी है, तो दे आस्क फॉर कोलेट्रल। और ऐसे केस में जो बॉन्ड होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, सिक्योर्ड बॉन्ड्स। सो सिक्योर्ड बॉन्ड्स के केस में क्या सोर्स ऑफ रीपेमेंट हो गया, इट इज फर्स्ट ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो है ही है, जो कंपनी रन करके प्रोडक्शन सेल्स करके जनरेट करेगी कैश फ्लो, वो तो बेस बनता ही है पेमेंट के लिए। सेकेंड, अगर ये कैश फ्लो शॉर्टफॉल रह गए रीपेमेंट कमिटेड रीपेमेंट्स में, तो उस केस में वो जो एसेट एज अ कोलेटरल दी गई है वो बॉन्ड होल्डर उसको भी सेल करके अपना पैसा रिकवर कर सकते हैं। दैट इज व्हाई दीज आर कॉल्ड एज सिक्योर्ड बॉन्ड। और जनरली ऐसे इशूअर की क्रेडिट वर्दीनेस में थोड़ा सा इश्यूज रहेगा, प्रॉब्लम रहेगा।
एसेट बैक्ड सिक्योरिटीज, अगेन हम बहुत डिटेल में डेट सिक्योरिटाइजेशन में पढ़ेंगे, तो अभी हम इसको रहने देते हैं, बिकॉज यहां पर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल होगा, उस स्पेशल पर्पस व्हीकल के अंदर कुछ लोन्स एंड रिसीवेबल्स का पूलिंग होगा और वो बनेगा बेस हमारा ने अपने बॉन्ड जो इशू उन्होंने किए हैं, डेट सिक्योरिटी इशू किए हैं, उनके रीपेमेंट के लिए। तो अभी शॉर्ट में ही रहने देते हैं, आगे बढ़ाते हैं। लास्ट एंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, बॉन्ड कोवेनेंट्स और कंडीशंस और क्लॉजेस मेंशन्ड इन दैट bond indenture. So these covenants are legally enforceable, of course, because the contract is a legal contract. So these are legally enforceable rules. These rules can be affirmative as well as negative, positive as well as negative, we'll say. Affirmative, to do conditions, you have to do, issuer will do this, issuer will do that. Negative condition, issuer will not do this. So somewhat restrictive, prohibitive conditions. So generally affirmative is administrative, that issuer will organize a meeting of all the bondholder every half year. Issuer will pay coupon on specified dates without default. Issuer will not issue, issuer will circulate financial statements to bondholders also. So some to-do condition, it's more or less administrative type of condition, whereas negative condition, not to do, are more restrictive, that you cannot do this. So when you cannot do this, there are restriction and which increases sometime cost for the issuer. So generally it is assumed that administrative cost, administrative covenants will have no additional cost on the issuer. Whereas if the negative covenant is breached, not fulfilled, in the bonds generally they put an agreement that अगर ये नेगेटिव कोवेनेंट फुलफिल नहीं हुई, इशुअर ऐसा नहीं करेगा और इशुअर ने वो कर दिया है या वो इवेंट हो गया है किसी कारण से, देन बॉन्ड होल्डर का जो 10 साल का टेन्योर है वो छोटा करके 4 साल में रीपेमेंट करना पड़ेगा, एक्सेलरेटेड पेमेंट्स हो जाएंगे। या कूपन रेट जो 10% डिसाइड हुई है वो इंक्रीज करके हम 12% कर देंगे, तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, इशुअर के ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन बन गया। समटाइम्स इन रिमोट केसेस, बहुत एक्सट्रीम केसेस में टर्मिनेशन ऑफ डेट एग्रीमेंट्स भी हो सकते हैं इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ नेगेटिव कोवेनेंट्स। अफर्मेटिव में जनरली बहुत ज्यादा बर्डन नहीं होता है, फुलफिल भी हो जाती है, तो बहुत ज्यादा कोई कंस्ट्रेंट भी नहीं आता है बिजनेस के ऊपर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। एफर्मेटिव, बॉन्ड से जो पैसा रेस किया है वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही यूज किया जाएगा, बिजनेस में उसको जनरल यूज के लिए जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे। सो एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट डिफाइंड होगा, उसी के लिए बॉन्ड रेस हुए हैं और वो पैसा वहीं जाएगा। सो अगेन एडमिनिस्ट्रेटिव टू डू कंडीशन के पैसा यहीं यूज करें। टाइमली फाइनेंशियल स्टेटमेंट सबमिशन, ऑलरेडी बात कर ली कि भाई एवरी ईयर एंड पे इक्विटी होल्डर्स को तो जाएगा, इनको भी एक कॉपी जरूर दें। फाइनली उन्होंने भी पैसा लगाया। पेरी पैसिव क्लॉज, यहां हम 3-4 इंपॉर्टेंट वर्ड है। पेरी पैसिव क्लॉज, इक्वल फुटिंग क्लॉज, व्हाट इट मींस कि जो अभी बॉन्ड इशू किया गया है और इस बॉन्ड से पहले जो डेट ऑब्लिगेशन इशू किए गए हैं, ये दोनों इक्वल फुटिंग पे, यानी जब रीपेमेंट होगा तो इनको हमसे पहले प्रायोरिटी नहीं मिलेगी, हमारा और इनका लेवल क्या रहेगा, रैंक क्या रहेगी, सेम मानी जाएगी। क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉस डिफॉल्ट क्लॉज? वेरी इंपॉर्टेंट, आपने हमारे बॉन्ड पे तो कोई डिफॉल्ट नहीं किया है, बॉन्ड ए, बॉन्ड बी, बॉन्ड सी, कंपनी ने 3 बॉन्ड इशू कर रखे हैं अलग अलग कैटेगरी के, बॉन्ड ए, बी एंड सी, और मैं सी कैटेगरी के बॉन्ड होल्डर हूं। तो उस केस में ये कोई रैंकिंग नहीं है, बॉन्ड के टाइप्स है। तो अगर मैं सी के बॉन्ड होल्डर हूं तो यहां पर आप एज ए इशूअर आप मुझे इंटरेस्ट और प्रिंसिपल टाइमली रीपे कर रहे हो, पर अगर किसी और बॉन्ड पे, किसी और डेट ऑब्लिगेशन पे आपने अगर डिफॉल्ट कर दिया तो यह माना जाएगा कि मेरे बॉन्ड पे भी डिफॉल्ट हो गया है। तो आपके लिए एक कंडीशन है, टू डू कंडीशन है कि आप दूसरे बॉन्ड्स पे भी, दूसरी डेट ऑब्लिगेशन पे भी डिफॉल्ट नहीं करेंगे, आप उनका भी पेमेंट टाइमली करते रहेंगे। दैट इज व्हाई इट इज अफर्मेटिव। नेक्स्ट इज नेगेटिव कंडीशंस। कुछ एग्जांपल, लिमिटेशन ऑन इन्वेस्टमेंट, क्या आप बॉन्ड से रेज किया हुआ पैसा बिजनेस के जनरल पर्पस के लिए यूज नहीं करेंगे, पर्टिकुलर प्लांट मशीनरी या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए यूज करेंगे। डिस्पोजल ऑन, रिस्ट्रिक्शन ऑन डिस्पोजल ऑफ एसेट्स, आप अपनी किसी भी फिक्स एसेट को बिना बॉन्ड होल्डर की कंसेंट लिए सेल नहीं कर सकते।
नेगेटिव प्लेज क्लॉज ये इंपॉर्टेंट है, एंड देन इज इंकरेंस टेस्ट, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेगेटिव प्लेज क्लॉज इज लिमिटेशन ऑन इशुएंस ऑफ डेट सीनियर टू द एग्जिस्टिंग ऑब्लिगेशन। इट मींस पैरी पैसिव में तो ये था कि जो पहले के बॉन्ड है इशू किए हुए और आज जो इशू हो रहे हैं इनका बराबर फुटिंग पे काम लेवल माना जाएगा, रैंक माना जाएगा। नेगेटिव प्लेज क्लॉजेस कि आज जो बॉन्ड आपने इशू किया है फ्यूचर में कोई ऐसा डेट ऑब्लिगेशन इशू नहीं करोगे जो हमारे ऊपर की रैंक पे आ जाएगा। नहीं तो आपने आज हमसे पैसा रेज कर लिया, कल किसी दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए आप उसको हमारे ऊपर रैंक दे दोगे, हमारे राइट्स तो इंफीरियर हो जाएंगे। नेगेटिव क्लॉज आपको रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है कि आप ऐसा कोई हमसे सीनियर लेवल का डेट और इशू नहीं करेंगे। कई बार कंपनीज कुछ फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस लगाती है इन द फॉर्म ऑफ कवरेज रेशियोज, सॉल्वेंसी रेशियोज, कि आपको डेट इक्विटी रेशियो 2:1 से ऊपर नहीं ले जाना है। अगर ले गए तो आप हमारे बॉन्ड का जल्दी पेमेंट करिए, 3 साल पहले कर दीजिए, कूपन रेट हम इंक्रीज कर देंगे, इंटरेस्ट कवरेज मिनिमम 5 मेंटेन करना ही होगा, आप इससे नीचे नहीं जा सकते हो। तो जहां स्ट्रिक्ट फाइनेंशियल कंडीशन है और अगर आपने ये कंडीशन मीट आउट नहीं किया आप इक्विटी होल्डर को डिविडेंड नहीं दे सकते। तो जहां इस तरीके के रिस्ट्रिक्शन लग जाते हैं, दीज आर कॉल्ड एज इनकरेंस टेस्ट और फाइनेंशियल रिस्ट्रिक्शंस। सो बहुत सारे हमने आज टर्म्स देखे, बहुत सारे हमने फिक्स्ड इनकम से रिलेटेड जो फीचर्स हम आगे यूज करने वाले हैं वो सारे स्पेसिफिक टर्म्स देखे। होपफुली सबको समझ में आया। सो डन, थैंक यू सो मच एंड लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट टॉपिक।